ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 27 है। हमने एक अध्याय को पूरा किया है और इस एक अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आई हैं। एक तो 6 पदार्थों के नाम बताए गए हैं और उन 6 पदार्थों में से द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, सामान्य और विशेष की परिभाषा, यानी 5 पदार्थों को और उनकी परिभाषाओं को बताया है। और अब आपके ऊपर निर्भर करता है इन सब की परिभाषाओं को मन में रखना है। द्रव्य बोलते ही द्रव्य का स्वरूप आपके सामने आना चाहिए। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का स्वरूप कैसा होता है, उसका क्या लक्षण है, उसकी क्या परिभाषा है, वो आपके मन में आना चाहिए। ऐसे सभी के विषय में अब तक जो पढ़ा है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है जी। द्रव्य प्रकरण जो हिंदी में लिखा है ना जी, ये सारा स्पष्ट सा नहीं होता जी, कहीं व्याख्या मांगता है जी। तो मेरा निवेदन है, इसको भी एक बार करा दे तो ठीक रहेगा जी। किसको कराना है? ये द्रव्य प्रकरण है जो हिंदी में आपने कहा था जी, प्रथम अध्याय के प्रथम इसमें आने के बाद है ना जी, द्रव्य प्रकरण हिंदी में बहुत सारा लिखा हुआ है जी। जी जी जी। तो इसका मेरा निवेदन है, जिसमें स्पष्ट नहीं होता जी, कोई विस्तार भी इसमें चाहिएगा जी, तो ये करा दीजिएगा कृपया। नहीं, द्रव्य प्रकरण से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी में जो लिखा है ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हिंदी में प्रथम अध्याय के बाद हाँ जी हाँ जी, प्रथम आने में द्रव्य प्रकरण। ये तो बहुत सरल है। द्रव्य प्रकरण का मतलब द्रव्यों को 9 द्रव्य बताएं और 9 द्रव्यों में कितने गुण होते हैं, एक एक द्रव्य उसके आगे उसके गुण गिनाएं और एक एक द्रव्य के गुण बताए। जैसे पृथ्वी में 14 गुण हैं, जल में 14 गुण हैं, तेज में 11 गुण हैं, वायु में 9 गुण हैं, आकाश में 6 गुण हैं, काल में 5 गुण हैं, दिशा में 5 गुण हैं, आत्मा में 14 गुण हैं, मन में 8 गुण हैं। तो ये सब बताया, फिर एक एक को आगे जा कर के बताया इन्होंने कि पृथ्वी के 14 गुण कौन से होते हैं, वो गिना है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अब चिंता मत करिएगा, आपको रखूँगा मैं। अब पूरा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको आ जाएगा। मैं रखूँगा आपके सामने, बताऊँगा। जी जी। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी 5 नंबर का है, द्रव्य गुण का परमत्व च सामान्य में विशेषार्थ ये, और 5 नंबर का और 12 नंबर का सामान्य विशेष भागे न च, ये दोनों विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दोबारा बोलिए कि पृष्ठ संख्या बताइए, सूत्र संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 42 है। पृष्ठ संख्या 42। हाँ जी। अब 42 में क्या पूछना था आपको? गुणत्व और द्रव्य तो गुणत्व परमात्मा सामान्य विशेष, ये द्रव्य और गुण समान विशेष भी और सामान्य भी है, लेकिन यहाँ 12 पर है जी, 12 सामान्य में विशेष भाव, ये विरोधाभास है। हाँ हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5वां सूत्र है 42 पृष्ठ पर, द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च।
द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं, यहाँ ये बताया। और सूत्र संख्या 12 में जो है ये बोला जा रहा है कि ये सामान्य और विशेष भाव से रहित होते हैं, ये आपने कहा ना। तो अब यहाँ आप ये समझ लीजिएगा, प्रश्न मैं समझ चुका हूँ, उसका उत्तर दे रहा हूँ। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये सामान्य और विशेष होते हैं जो बोला है। द्रव्यत्व अपने आप में देखेंगे तो सामान्य रहेगा, द्रव्यत्व को केवल देखना निरपेक्ष रूप में तो सामान्य रहेगा। लेकिन द्रव्यत्व के सामने गुणत्व आएगा, द्रव्यत्व के सामने कर्मत्व आएगा, तो उनकी अपेक्षा से ये विशेष हो जाएगा ना द्रव्यत्व। सामान्य केवल द्रव्यों को देखो तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, केवल द्रव्यों को देखो द्रव्यों में द्रव्यत्व है। उस निरपेक्ष रूप में द्रव्यों को मात्र देखना तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, और तो द्रव्यत्व जो है वो सामान्य है। अब उस द्रव्यत्व का भी कोई द्रव्यत्व नहीं होता है, द्रव्यों में ही द्रव्यत्व के आगे कुछ है और कुछ नहीं होता है, इसलिए वो सामान्य रहेगा, उसमें विशेषता नहीं होगी। ऐसे केवल गुणत्व को देखो, केवल कर्मत्व को देखो तो सामान्य ही रहेंगे, उसमें सामान्य भी होंगे, विशेष भी नहीं होंगे। ये वहाँ पर 12वें सूत्र में आगे 5 सूत्र आए ना, उन सब में ऐसा ही स्वरूप रखा है। और यहाँ जो रखा है तीनों को मिला करके देख रहे, द्रव्यत्व को, गुणत्व को, कर्मत्व को, तीनों को जब देखेंगे, द्रव्यत्व के सामने जब गुणत्व आएगा, द्रव्यत्व के सामने जब कर्मत्व आएगा, तब तो द्रव्यत्व विशेष बन जाएगा उनकी अपेक्षा से, और द्रव्यत्व की अपेक्षा से गुणत्व विशेष बन जाएगा। ठीक है। आप मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, आपका एक ही बेटा, आप कितने बेटे हैं जी आपके? जी मेरा, हाँ आपका ही पूछ रहा हूँ। मैं अभी मेरे नहीं किया। अच्छा नहीं किया। आपके पिताजी के कितने बेटे हैं आप? मैं एक हूँ। एक ही है। बहन कितनी है? 5। 5 बहनी है। अब केवल आपको देखेंगे तो एक ही बेटा है, तो क्या विशेष क्या सामान्य, एक ही है, एक ही है। लेकिन बहनों को और आपको देखेंगे तो हो सकता आप विशेष भी होंगे, और हो सकता आपकी बहनें आपसे विशेष होंगी। लेकिन किसी पिता का एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो, अब उसको सामान्य कहो विशेष कहो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो है, वो निरपेक्ष है। लेकिन जब 2 होते ही तो अंतर दिखाई देगा आपको। तो ये यहाँ पर भी ऐसा है। क्लियर हो गया? मोहनलाल जी को क्या कहना है? मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये जो द्रव्यों में 9 द्रव्य हैं और इनके जो गुण लिखे हुए हैं इनके आगे पृथ्वी, जल, ये पृष्ठ संख्या 32 पर, तो किसी एक का, जैसे वायु है, वायु में 9 गुण होते हैं, तो ये किसी एक का ये गुण बता दें आपके वायु में कौन कौन से 9 गुण होते हैं, अथवा आकाश में 6 गुण कौन कौन से होते हैं जी, किसी एक का बता दें। हाँ तो अभी बताया था ना, चेतन जी का मैंने उत्तर दिया, आपने नहीं सुना है कि बताऊंगा, आगे प्रसंग आए तो बताऊंगा। जी जी, उमेश जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो ये कल आपने पढ़ाया था भाव का, तो उसको मैंने वो थोड़ा सा लिखा है, एक बार ये वो मैं आपको बताऊं कि वो ठीक है या गलत है जो मैंने समझा। तो आपने किसी से विचार किया जी जो आपने लिखा है? तो किया, हाँ जी विचार किया है जी, पर फिर भी मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि ठीक है या गलत है। हाँ जी पूछिए। हाँ जी, द्रव्य गुण कर्म में जो हैपन है वो भाव है। उस भाव की विद्यमानता बताने के लिए तन और ता प्रत्यय लगता है। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये भाव हैं। ये भी जाति के रूप में सामान्य है, परंतु ये विशेष नहीं है। इस भाव को अपर सामान्य कहते हैं।
हो गया। और है सत्ता जो पर सामान्य है, वो द्रव्य गुण कर्म सब में समान रूप से विद्यमान है, और ये महासामान्य है, इसलिए विशेष भी नहीं है। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ, इतना में कोई समस्या नहीं है। जी जी, इतना में कोई समस्या नहीं। भाव को अपर सामान्य भी कहते हैं। नहीं, भाव फिर वहीं पर आ रहे हैं हम लोग, जो पीछे प्रसंग चला था। देखिए, भाव तो सभी के अंदर विराजमान, यानी भाव का मतलब है अस्तित्व, मतलब उसका एग्जिस्टेंस, वो वस्तु है। ये जो है बोल रहे हैं ना हम लोग, ये है को ही भाव कहते हैं। और वो जो भाव है सभी 6 पदार्थों में विराजमान है। और जो है पन है वो है सत्ता। है तो भाव है, लेकिन जो है पन है उसको सत्ता कहते हैं, और वो व्यापक रूप से एक है। और जो द्रव्यत्व में भी हैपन है, लेकिन वो जो व्यापक हैपन से थोड़ा छोटा है, इसलिए उसको द्रव्यत्व कहा है, गुणत्व कहा है, कर्मत्व कहा, वो अपर सामान्य है। और जो हैपन है वो पर सामान्य है, और जो है उसी को भाव कहा है, वो जो सबके अंदर बराबर है। अब कुछ समझ में आ गया आपको? अच्छा, कुछ आ गया समझ। जी जी जी, हाँ जी। पुष्पलता जी। नमस्ते स्वामी जी। अभी आपने बताया कि द्रव्यत्व की अगर आप गुणत्व और उसके कर्मत्व की अपेक्षा से वे विशेष है, तो सूत्र नंबर 5 में ये लाइन दूसरी में ये लिखा है सत्ता अपेक्षा विशेषण। तो सत्ता की अपेक्षा से भी तो विशेष होंगे द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व। हाँ जी, सत्ता की अपेक्षा से विशेष तो है ये। मतलब किसी को सामने रख कर के देखेंगे तो सामान्य भी विशेष होंगे, निरपेक्ष रूप में देखेंगे तो सामान्य ही रहेंगे। जी जी, अनिल जी। स्वामी जी, कल सूत्र पढ़ाया था 17, उसमें हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व का भाव है, गुणत्व में गुणत्व का भाव है, या कर्मत्व में कर्मत्व का भाव है। हाँ जी, वो एक ही बात है ना, जो जिसको हम सामान्य कहते हैं वो सत्ता, चाहे पर सामान्य हो अपर सामान्य हो, वो है। अब चाहे उसको द्रव्यत्व का भाव बोलो या सामान्य है बोलो, एक ही बात है। जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। द्वितीयोध्याये तत्र प्रथमान्निकम, दूसरे अध्याय में पहला आन्निक प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं प्रथम अध्याये द्रव्यादय पदार्था विभागशः उद्दृष्टा। प्रथम अध्याय, पहले अध्याय में द्रव्यादय पदार्था, द्रव्य आदि जो 9 पदार्थ नहीं, द्रव्य आदि जो 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो द्रव्य आदि जो 6 पदार्थ है, इनका विभाग उद्दिष्टा बता दिया है। द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, ऐसे 6 के 6 अलग अलग होते हैं, उनका विभाग भी बताया। अथ च तेषां लक्षणम, और उनके लक्षण, उनकी परिभाषाएं भी यथा संभवम कृतम। यथा संभवम इसलिए बोला है क्योंकि 6 पदार्थों के लक्षण नहीं किए। पीछे पहले अध्याय में 6 पदार्थों के लक्षण नहीं किए। आप में से कौन हाथ खड़ा करेंगे जी, कितने पदार्थों का लक्षण किया है? पहले अध्याय में 6 पदार्थों के लक्षण नहीं किया है, तो कितने पदार्थों का लक्षण किया है? 2 हाथ, 3 हाथ खड़े हैं। हाँ जी, सरस्वती जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, इसमें द्रव्य, गुण और कर्म का ही लक्षण बताए हैं, बाकी के नहीं। अच्छा। के जयनारायण जी बताइए। अब इतने सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब क्या देख करके बताना चाह रहे थे क्या आप लोग बाद में? हाँ जी,
नमस्ते स्वामी जी। द्रव्य गुण कर्म का। अच्छा, शकुंतला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। गुण कर्म और सामान्य और विशेष। हाँ, यानी 5 पदार्थों का लक्षण पीछे बता चुके हैं। द्रव्य का भी बताया, गुण का भी बताया, कर्म का भी बताया, सामान्य का भी बताया और विशेष का भी तो बताया। तो 6 में से 5 पदार्थों का लक्षण भी होगा। इसलिए इन्होंने कहा है अथ च तेषां लक्षणम यथा संभवम। यथा संभव मतलब जितना बता सकते हैं उतना हमने बता दिया, बाकी एक बचा हुआ वो आगे जा कर के बताएंगे। समवाय बचा है 6ठा पदार्थ, उसका लक्षण आगे जाके बताएंगे। तो प्रथम अध्याय द्रव्यादय पदार्थ, प्रथम पहले अध्याय में द्रव्य आदि 6 पदार्थों के विभाग बताए हैं और उद्दिष्ट उनके नाम भी बताए हैं। अथचा और तेषां लक्षणम यथा संभवम कृतम, उन 6 पदार्थों में यथा संभव जितना हो सकता है पहले बताना था उतना 5 पदार्थों के लक्षण भी बता दिया है। अत्र यहाँ इस अध्याय में इदानीम अब विभक्तानां बाह्य द्रव्यानां, जो एक तो आंतरिक द्रव्य होते हैं, एक बाह्य द्रव्य होते हैं जी। आंतरिक द्रव्य का मतलब है जैसे मन है, आत्मा है, ये आंतरिक द्रव्य है। तो कहते हैं विभक्तानां बाह्य द्रव्यानां, 2 विभागों में रहने वाले जो बाह्य द्रव्य हैं उन बाह्य द्रव्यों को क्रमशः एक एक करके विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियते, उसका विशिष्ट लक्षण और उनका परीक्षण, लक्षण बताना, परिभाषित करना और उनकी परीक्षा करना, ये दोनों बातें क्रियते बताया जाता है। भूमिका समझ में आ गई जी। अब बाह्य द्रव्यों में पहला द्रव्य है, प्रसिद्ध द्रव्य है पृथ्वी। अब पृथ्वी का लक्षण बताया जा रहा है। पृथ्वी किसे कहते हैं? रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है? तो कहा है रूप वाली है, रस वाली है, गंध वाली है और स्पर्श वाली है। रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। रूप 1, रस 2, गंध 3 और स्पर्श 4। तो ये 4 गुण जो है पृथ्वी में विराजमान होते हैं। तो ये जो पृथ्वी में 4 गुण बताए हैं ये विशेष गुण है पृथ्वी के। बाकी तो सामान्य गुण जो सब में होते हैं इसमें भी होंगे, वो सामान्य गुण होंगे। तो पृथ्वी में मुख्य रूप से 4 गुण हैं। इन चारों में से भी और विशेष मुख्य है तो गंध है, जो आगे जाकर के इसी अध्याय में बताएंगे। व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधः, पृथ्वी का स्वाभाविक गुण जो है, मुख्य गुण गंध है। एक मुख्य गुण है पृथ्वी का, गंध। बाकी गौण गुण तो यहाँ बताई गए, रूप रस गंध स्पर्श। इनमें से गंध पृथ्वी का मुख्य गुण है, बाकी उसके बाद में आने वाले 3 गुण हैं, लेकिन यह 4 गुण बताए। और जो और गुण है, जैसे पृथ्वी में संख्या गुण भी है, पृथ्वी में परिमाण गुण भी है। समझ रहे ना परिमाण? अभी चेतन जी जो बता रहे थे ना कि थोड़ा समझाइए, जो पीछे समझ में नहीं आया वही समझाना जा रहा हूँ मैं। अभी वही समझाने जा रहा हूँ आपके सामने। अब निकालिएगा पृष्ठ संख्या 32 है क्या? हाँ 32, पृष्ठ संख्या 32 निकालिए। द्रव्य प्रकरण जो लिखा है यहाँ पर, जो बॉक्स बना करके दिया है, द्रव्य दिया है 9 और द्रव्यस्थ गुण, ये तत्रस्थ गुण कहो द्रव्यस्थ, उन द्रव्यों में कितने गुण हैं वो संख्या दी है यहाँ पर। पृथ्वी में 14 गुण, केवल पृथ्वी को लेकर के हम चलते हैं।
और इसी पृष्ठ में सबसे अंत में पृथ्वी का 14 गुण क्या है, तो अगले पृष्ठ में दिया है सामान्य गुण 10 है पृथ्वी में। सामान्य गुण जो है 10 हैं। वो कौन है 10? देखिए, संख्या गुण है पृथ्वी में। पृथ्वी में संख्या आपको मिलेगी। कोई वस्तु है तो उसकी संख्या तो रहेगी ना, तो संख्या गुण है। और कोई वस्तु है तो उसका परिमाण भी होगा। 9 द्रव्य हैं जी यहाँ पर। 9 द्रव्यों के संख्या गुण भी मिलेंगे, 9 द्रव्यों में परिमाण गुण भी मिलेगा। परिमाण समझते हैं? नापतोल, नापते हैं इसका कितना परिमाण, उसका मास। चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, सबका परिमाण होता है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी में संख्या गुण भी है, 9 द्रव्यों में मिलेगा संख्या गुण, परिमाण गुण भी सब में मिलेगा, पृथकत्व भी सब में मिलेगा, संयोग जो है सब में मिलेगा। बस केवल परमात्मा में एक देशी संयोग मिलेगा, एक देशी विभाग मिलेगा, बाकी सब में संयोग विभाग मिलेंगे। परत्व भी सब में मिलेगा, अपरत्व भी मिलेगा। परत्व अपरत्व ये परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ एक देशी परत्व अपरत्व होगा। गुरुत्व परमात्मा में नहीं मिलेगा, जीवात्मा में भी नहीं मिलेगा। वेग, ये वेग जो है ये भी परमात्मा में नहीं मिलेगा। आत्मा के 14 गुण दिए हैं ना इन्होंने, एक बार देखते हैं कभी गलत ना हो जाए। आत्मा के वेद दिए हैं, अल्पज्य, अल्पशक्तिमान। परमात्मा एक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। जीवात्मा के 14 गुण हैं और परमात्मा के 8 गुण हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संस्कार। वेग गुण तो नहीं है, ठीक है, और द्रवत्व भी नहीं रहेगा। तो ये पृथ्वी के 4 गुण तो हमने पढ़ा ये सूत्र में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 गुण हैं सूत्र में। और पीछे ये बताया गया है 10 गुण जो है ये सामान्य गुण है। संख्या सब में, सब द्रव्यों में, 9 द्रव्यों में संख्या गुण मिलेगा। परिमाण जो है, कुछ चीज़ों में परिमाण जो है वो अलग अलग प्रकार, किसी में अल्प परिमाण होता है, किसी में महत् परिमाण होता है। जैसे जीवात्मा में अल्प परिमाण है और ईश्वर में महत् परिमाण है। काल में, आकाश में और दिशा में इसमें महत् परिमाण होता है। परिमाण भी सब में मिलेगा, पृथकत्व भी मिलेगा, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सर्वव्यापक पदार्थों में एक देशी संयोग, एक देशी विभाग, एक देशी परत्व, एक देशी अपरत्व होगा। गुरुत्व तो उसमें नहीं मिलेगा और वेग और द्रवत्व भी नहीं मिलेंगे। ये समझ में आ गए जी? पृथ्वी के 14 गुण समझ में आ गए सभी को? पृथ्वी के अंदर 14 गुण जो बताए गए हैं वो सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब ये जो हाथ खड़ा किया है आप लोगों ने, दिलीप जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं पिछली बार के लिए किया था, अभी मालूम नहीं ज्यादा। हाँ, तो बारे में नहीं बोल, तो वो तो हाथ हटाना पड़ता है ना, वो प्रसंग जब पूरा हो जाता है तो हाथ हटाना पड़ता है। रजनीश जी को क्या कहना है? हाँ, वो गलती मत करिए ना। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये पृथ्वी के 14 गुण तो आए समझ में, पर 14 गुणों की थोड़ी, इन सब की जो है थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देना। जैसे संख्या, पृथ्वी में संख्या गुण कैसे अच्छा है? आप एक बात बताए, सारी बात मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे? मेरे को ये समझ में नहीं आता। हर बात मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपको भी तो समझना। अब आप मोहनलाल जी, आपके अंदर संख्या है या नहीं है बताओ?
आप ही बताओ, आपको ऐसे समझ, टिट फॉर टेट कहते हैं इसको, जैसे को तैसा उत्तर देना। आप बताइए, आप मैं एक हूँ, मतलब संख्या गुण है या नहीं ये बताओ। जी है तो पृथ्वी में भी संख्या गुण है। अब आप ये पूछना चाहते हैं एक है वो एक संख्या है या अनेक संख्या है, ये तो आपको तय करना है ना, सारी बात मैं थोड़ा बताऊंगा। आप गवेषणा करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पता लगेगा। पृथ्वी में एक ही कण है या अनेक कण है? अनेक कण है। तो आपको नहीं समझ में आता पृथ्वी में अनेक संख्या रहेगी, तो ये भी बताना पड़ता है मेरे को। आप ही बताइए मैं क्या व्याख्या करूं। स्वामी जी समझ में आ गया जी। तो ऐसे आप अपनी बुद्धि लगाइएगा और समझ लीजिएगा। हर बात मैं ही बताऊंगा तो फिर विद्यार्थी क्या करेंगे। जी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं बताऊंगा नहीं, मतलब बताऊंगा वो ही बताऊंगा ना जो आप नहीं जानते हैं, और जिसको आप जान सकते हैं उसको भी मेरे से करवाओगे तो फिर आप वो कह रहे हो कि नहीं जिसको चबा के मुंह में रखो, और कोई मुंह में रखे तो आप इसको हजम भी आप भी कर दो, ऐसे थोड़ा चलेगा। आपको तो चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी इसका नमस्ते, इसका भूमिका में है विभक्ता नाम, उसका कैसे अर्थ? मतलब ऐसा है, द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक द्रव्य एक बाह्य द्रव्य है। तो ये विभाग हो गए ना द्रव्यों में। वे 9 प्रकार के द्रव्यों में 2 विभाग है, एक बाहर के द्रव्य एक अंदर के द्रव्य। बताया था ना मैंने, जैसे आत्मा है, मन है, ये अंदर के द्रव्य है। अच्छा जी, विभिन्न प्रकार का ये अर्थ हो रहा है। विभक्त का मतलब है विभाग को प्राप्त हुए द्रव्य। जी। द्रव्यों के 2 विभाग है, एक अंदर रहने वाले जो दिखाई नहीं देते हैं और एक बाहर रहने वाले जो दिखाई देते हैं। जी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखाई भी वैसे इंद्रियों से नहीं दिखाई देते, उनको भी आंतरिक द्रव्य कहेंगे। उनको केवल आत्मा परमात्मा मन ही नहीं है, काल को भी आकाश को ऐसे आंखों से थोड़ा इंद्रियों से नहीं दिखाई देते। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी इसमें ये जो ब्रैकेट में ये 10वां है, ये द्रवत्व। हाँ जी, वो गलत उन्होंने द्रवत्व दिया, मतलब ब्रैकेट में दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। द्रवत्व भी जो है पृथ्वी के अंदर है, लेकिन वो नैमित्तिक इसलिए बोला है, वो पृथ्वी जो है ब्रैकेट इसलिए वो उनका कहना होगा कि ये द्रवत्व जो है पृथ्वी में द्रवत्व स्वाभाविक रूप से नहीं है, किसी कारण से द्रवत्व उसमें आता है, ये है नैमित्तिक का मतलब। जैसे सोना है, सोने में भी द्रवत्व है, पर वो किसी निमित्त से, अग्नि के संयोग से वो द्रव बन जाता है, वैसे नहीं बनता। तो ऐसा ही यहाँ पर द्रवत्व दिया है उन्होंने। गुप्ता जी समझ में आ गया? स्वामी जी जैसे द्रवत्व जो है ये जोड़ता है, सहयोग करता है, तो फिर ये द्रवत्व हटा दे तो सहयोग कैसे होगा पृथ्वी का? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप इधर उधर पटरी से उतरने की जो बात बताई जा रही है ना, उसमें मन नहीं लगा रहे, कुछ और में और सोच में लगे हैं, और जो बताया जा रहा है वो नहीं समझ पाएंगे आप। नहीं, आप तो कह रहे हो द्रवत्व नहीं है, द्रवत्व आप कह रहे हो है भी और नहीं भी है। अच्छा, क्या बताए थे जी द्रवत्व के बारे में, वो बताइए पहले। नहीं, द्रवत्व मतलब आप कह रहे हो नैमित्तिक है, मतलब है भी और नहीं है। मैंने क्या बताया उसके बारे में, वो व्याख्या बताइए ना, क्या बताया उस द्रवत्व के बारे में। द्रवत्व की परिभाषा तो भी अलग है जी। हाँ तो ठीक है, वो नहीं, वो जो भी है, मैंने क्या बोला है द्रवत्व के बारे में वो बताइए, इधर उधर मत भागिएगा। जो क्या बोला है आपने ये कहा है कि द्रवत्व इन्होंने नैमित्तिक लिखा है, मतलब द्रवत्व है भी और नहीं भी है, ऐसे ही बताया। मैंने ऐसा समझा है। नहीं, आपने ऐसा कैसे समझा? क्योंकि आपने अपने मन को किसी और विचार में लगा, इसलिए मेरी बात को सुना नहीं है। ये होता है, हो सकता है नहीं, यही है। और आप में से विद्यार्थियों में यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि अध्यापक जब किसी बात को बता रहा होता है, उसको सुनते हुए भी दूसरे विचारों में
खो जाते हैं, दूसरे भी विचार करते रहते जो उनके मन में उसके बारे में जो भी विचार होता है, और उसमें मन लगा रहा होता है व्यक्ति, और जो बताया जा रहा है उसमें भी थोड़ा सा मन लगा रहा होता है। न पूरा मन बताने वाली बात में होता है मन, और ना जिसमें वो लगा रहा पूरा उसमें होता है, न उधर का रहता ना इधर का रहता है। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति बता रहा होता है तो उसमें पूरा मन लगाना चाहिए। जो आपको सोचना है वो बाद में सोचिएगा। आप में से अनेक लोगों की समस्या है, जो बताया जा रहा है उसको सुनो, एक बार पूरा सुनो, तसल्ली से सुन लिया। अब जब पाठ पूरा होने के बाद उस सुने हुए के लेकर के उसको रिकॉल करो, उसको जुगाली करो, पूरा समझो कैसा बताया है। फिर उसके बाद में मनन करो, तब आपके प्रश्न आएंगे। बताते समय प्रश्न लाते जाओगे मन के अंदर, इसका मतलब आपका मन किसी और विचार में लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न ला रहे होते हैं। और जो बताया जाने वाला वो पूरा सुनते नहीं आप लोग। ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं, अनेक व्यक्ति, आप में से अनेक व्यक्तियों की ये समस्या है। इसलिए इस गलत लक्षण को हटा दीजिएगा। और विद्यार्थी के लक्षणों में एक लक्षण ये है कि जब कभी अध्यापक कुछ भी बता रहा होता है, वो जैसा बता रहा है वैसा ही सुनो। अपने कॉन्सेप्ट, अपने सिद्धांतों को सामने रखते हुए उसको सुनेंगे तो आपको कभी बताई जाने वाली बात समझ में नहीं आएगी। और ऐसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी ओर से नहीं लिखा, वो ऋषियों ने जो लिखा उसी को अपनी भाषा में हिंदी में लिखा है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, द्रवत्व के बारे में मैंने क्या बताया जी? कौन बताएंगे आप में से? प्रमोद जी। हाँ जी, अनिल जी बताइए, क्या बताया था द्रवत्व के बारे में पृथ्वी में? हमने अपने दादा पृथ्वी में जो द्रवत्व है वो किसी निमित्त से है। जैसे स्वर्ण में अग्नि के निमित्त से द्रवत्व है, इसी प्रकार पृथ्वी में है। हाँ जी, तो गुप्ता जी समझ में आ गया आपको? ठीक है स्वामी, धन्यवाद। जी जी, तो ये जो 14 गुण हैं पृथ्वी के अंदर, उसमें 4 गुण तो सूत्र में बता दिया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली पृथ्वी होती है। और यहाँ जो पीछे 32 और 33वें पृष्ठ में जो बताया है कि बाकी जो 10 गुण होते हैं वो सामान्य गुण हैं, अर्थात अक्सर दूसरे द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। और जो अनेकों में पाया जाता है उसको सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब में नहीं पाया जाता है उसको विशेष गुण कहते हैं। तो सामान्य गुण ये है 10। मैंने बोला है ये सबके साथ आप जोड़ते जाएंगे। अगर द्रव्य है तो संख्या गुण मिलेगा, द्रव्य हो और संख्या गुण ना हो ये हो नहीं सकता, इसलिए वो सामान्य गुण है। परिमाण, द्रव्य है तो परिमाण होगा, 9 द्रव्यों में परिमाण मिलेगा। पृथकत्व, 9 द्रव्यों में पृथकत्व मिलेगा। संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये 4 गुण हैं। ये परमात्मा में जो व्यापक द्रव्य है, जैसे आकाश व्यापक है, काल व्यापक है, दिशा व्यापक है, इन सब व्यापक द्रव्यों में संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एकदेशी होंगे। एकदेशी संयोग, एकदेशी विभाग, एकदेशी परत्व, एकदेशी अपरत्व। बाकी जो एकदेशी द्रव्य है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, और आत्मा है, जीवात्मा और मन है, ये सब एकदेशी है। इनमें संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये मिलेंगे। और गुरुत्व जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनमें मिलेगा। मन में, आत्मा में, दिशा में, काल में, आकाश में गुरुत्व नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये वेग भी, वेग के लिए सोचते हैं आगे, पर आत्मा में, जो परमात्मा में तो वेग नहीं है, और जीवात्मा में तो वेग होता ही है। वेग का मतलब ये है कि वो आगे गति करता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो ऐसा वेग जो जड़ पदार्थों में वेग की तरह वेग नहीं होता है, बस ईश्वर की प्रेरणा से आगे बढ़ता जाता है। इस रूप में आप देखेंगे तो ठीक है, और नहीं मानना हो तो नहीं मानो, कोई बात नहीं है। तो
तो ये सामान्य गुण हैं, बहुत सारे द्रव्यों में भी मिलेंगे। और विशेष गुण जो बताए 4, ये सब में नहीं मिलेंगे, इसलिए विशेष गुण है। और विशेष गुणों को 3 के रूप में भी रख सकते हैं, और एक विशेष का भी विशेष होगा जो गंध गुण है। गंध गुण केवल पृथ्वी में ही मुख्य रूप से मिलेगा, इसलिए पृथ्वी का अपना स्वाभाविक विशेष गुण माना जाता है। बाकी आप लोग इसका विस्तार कर लीजिएगा। तो ये है पृथ्वी के 14 गुण। आगे बढ़ता हूं जी मैं। द्रव्येषु पृथ्वी खलु रूप रस गंध स्पर्शै गुणै लक्ष्यते। 52 पृष्ठ संख्या पर वापस आ गया हूं मैं। पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्शवती, इसकी व्याख्या में लिखा जा रहा है, द्रव्येषु पृथ्वी खलु रूप रस गंध स्पर्शै गुणै लक्ष्यते। द्रव्यों में जो पृथ्वी द्रव्य है, ये पृथ्वी द्रव्य रूप रस गंध स्पर्श गुणों से जाना जाता है। लक्ष्यते का मतलब जाना जाता है। सा ही तद्वती, क्योंकि सा वो जो पृथ्वी है वो तद्वती रूप रस गंध स्पर्श वाली कहलाती है। पृथिव्या नैजिको गुणस्तु गंधो अस्ति। पृथिव्या नैजिको गुणस्तु गंधो अस्ति। पृथ्वी का जो निज गुण है, स्वाभाविक गुण है, जो केवल मात्र पृथ्वी तत्व का ही स्वाभाविक गुण है, मुख्य गुण कह सकते हैं इसको। स्वाभाविक का मतलब मुख्य गुण कह सकते हैं, वो गंध है। और इसके बारे में वक्ष्यति, स्वयं सूत्रकार आगे जाकर के कहेंगे। कहाँ? व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, ये इसी अध्याय के दूसरे आने का दूसरा सूत्र है। व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः का मतलब है पृथ्वी में गंध नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। व्यवस्थित का अर्थ है स्वाभाविक, पृथ्वी का गंध गुण है, मुख्य गुण है। परंतु केवलेन गंधेन गुणेन स न लक्षितुम शक्या। वो जो पृथ्वी है, केवल गंध गुण से हम नहीं पहचान पाएंगे पृथ्वी को। इसलिए रसादि गुणै ही सहसा लक्ष्यते। रस स्पर्श रूप इन गुणों के साथ साथ गंध को भी ले लो, यानी सभी चारों गुणों से वो लक्षित होती है, केवल गंध गुण से लक्षित नहीं होती है। कोई आप में से पूछ सकते हैं क्यों नहीं लक्षित होती है? क्योंकि वो वैसे तो सूक्ष्म तत्व है पृथ्वी, इसलिए वो वैसे लक्षित नहीं होगी। लेकिन अनेक कुछ कणों को मिलाते आगे बढ़ेंगे तो रूप रस गंध स्पर्श धीरे धीरे प्रकट होते हैं, तभी जाकर के ये पृथ्वी ऐसा जाना जाएगा। केवल एक गुण को सामने रख करके जानना पृथ्वी को बहुत मुश्किल है। हाँ, समाधि में तो जान लेगा, एक गुण को भी, एक गुण से भी जान लेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इसलिए कहा है परंतु केवलेन गंधेन गुणेन स न लक्षितुम शक्या। वो केवल एक गंध गुण को लेकर के पृथ्वी को पहचानने निकलो, लेकिन नहीं पहचान पाओगे। इसलिए रसादि भी गुणै सह, रस रूप स्पर्श इन 3 गुणों के साथ साथ गंध को भी जोड़ लो, तब लक्ष्यते, वो जाना जाता है। रसादयो गुणा तु आबादीनाम संति। लेकिन ये जो रस स्पर्श रूप जो है, ये अन्य द्रव्यों के मुख्य गुण कहलाते। जैसे रस है, ये जल का मुख्य गुण है। जैसा रूप है, वो अग्नि का मुख्य गुण है। जैसे स्पर्श है, वो वायु का मुख्य गुण है। तो इसलिए रसादयो गुणा, ये जो 3 गुण हैं, गंध को छोड़ने के बाद 3 गुण हैं, ये अबादी नाम, अब कहते हैं पानी को, अप भी कहते हैं, और वो संधि के कारण से पाकु बा भी हो जाता है। अप भी कह सकते, अब भी कह सकते। तो अबादी नाम संति, अर्थात जल अग्नि वायु के ये मुख्य गुण हैं। मुख्य रूप से उनके गुण हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी ये रहते हैं। पृथ्वी तदपेक्षया स्थूला। पृथ्वी जो है जल अग्नि वायु की अपेक्षा से स्थूल कहलाती है।
ते च पृथ्वी अपेक्षया सूक्ष्म सन्ति, और वो जो जल है, अग्नि है, वायु है, वो ये धरती की अपेक्षा से सूक्ष्म कहलाते हैं। स्थूले सूक्ष्मानां प्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम, स्थूल पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ सरलता से प्रवेश कर ही सकता है। हाँ जी, आप में से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी गलती से हो। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? स्वामी आप बता रहे थे कि जो ये व्यापक द्रव्य है उनमें एक देशी होता है, कहीं संयोग विभाग पर तो अपर, ये कुछ अभिप्राय समझ में नहीं आया। तो अब उसी को पकड़ के क्यों रखा है जी? पहले इस सूत्र के अभिप्राय को पूरा समझ लेते, ये पूरा होने के बाद में पूछ लेते। ठीक है स्वामी। मान लो अभी वो दिमाग में जब तक रहेगा ना, इसको पूरी तरह अच्छी तरह आप समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। यही तो बताया था मैं। नहीं, वो प्रश्न रहेगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए पढ़ते हुए कोई प्रश्न आता है उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, और लिख करके उसको समाप्त कर दो उस मैटर को, ताकि जो बताया जा रहा है उसको ढंग से आप सुन सकें। क्योंकि एक प्रश्न मन में रखते हुए दूसरे को सुनेंगे ना, आप 100% नहीं दे पाएंगे। सभी लोगों को समझना ही है मेरी बातें, क्योंकि आप सब विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को बिना बताए विद्यार्थी को विद्या नहीं आती है। अगर कोई प्रश्न मन में आ गया है और उसको मन में रखते हुए आप कुछ भी सुनो, उसको 100% दे करके नहीं सुन पाएंगे कोई भी। इसलिए जैसे प्रश्न है उसको नोट कर दो, उसको समाप्त कर दो, मन से हटा दो उसको। बाद में नोट जो लिख रखा है वो निकालो, फिर पूछ लेना जब प्रश्न करने का अवसर आए। ऐसा आप करेंगे तो जल्दी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? जैसे पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि का जैसे गुण है, वैसे आकाश का भी गुण है। देखो ये प्रश्न क्यों आया आपको? ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि द्रव्य का लक्षण आप भूल गए। समझ में आया आपको? अब ऐसे भूल करेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये केवल युधिष्ठिर जी के लिए नहीं, सबके लिए। इसलिए तो मैंने कई बार बोला आप लोगों को कि द्रव्य के, गुण के, कर्म के लक्षणों को सदा याद रखिएगा। अब इतना बताने के बाद भी अगर याद नहीं आए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये प्रश्न क्यों समस्या खड़ा कर दिया आपको? क्योंकि आपको द्रव्य का लक्षण नहीं पता चला। कोई ऐसा द्रव्य नहीं हो सकता जिसमें गुण ना हो। बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं हो सकता। ये द्रव्य के लक्षण में बताया था। द्रव्य किसे कहते हैं तो वहीं यही तो बताया लक्षण में, जो क्रिया को और गुण को धारण करता हो द्रव्य, अथवा केवल गुण को धारण करता हो तो भी द्रव्य। अब आकाश द्रव्य माना है तो आपको अपने आप समझना चाहिए उसमें गुण है तभी तो द्रव्य है। गुण रहित तो कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता ना। इसलिए द्रव्य, गुण, कर्मों के लक्षणों को सदा मन में रखिएगा। युधिष्ठिर जी समझ में आ गया आपको? अब आप में से कोई ये दिमाग में लाई फिर कौन से गुण होंगे? अब व्यर्थ मन में लाना नहीं प्रश्नों को, अनावश्यक प्रश्नों को मन में पैदा मत करना। एक ही दिन में सब नहीं समझ पाएंगे ना, आप धीरे धीरे अपने आप समझ में आता रहेगा जी। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो कहते हैं स्थूले सूक्ष्मानां प्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम। स्थूल में सूक्ष्म पदार्थ आसानी से प्रवेश कर लेना ही चाहिए या आसानी से प्रवेश कर ही लेता है। अब पृथ्वी जो है स्थूल है, पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की अपेक्षा से वायु और ज्यादा सूक्ष्म है। तेन तेषां गुणानामपि तत्र वर्तमानत्वं स्यादेव। तेन, इससे ये पता लगता है, किससे? कि स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर सकता है
इस सिद्धांत से ये पता लगता है तेषाम गुणानाम अपि, उन तत्वों का, उन पदार्थों का गुण भी, अर्थात जल, अग्नि, वायु, उन तीनों पदार्थों का, इन तीनों द्रव्यों का जो गुण है, ये तीनों द्रव्यों के गुण तत्र उस पृथ्वी में वर्तमानत्वम स्यादेव, इन तीनों द्रव्यों के गुण भी उस पृथ्वी में तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म है तीनों और पृथ्वी स्थूल है, तो ये सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करके उनके गुणों को भी ये पृथ्वी धारण कर सकती है। तस्मात्, इसीलिए सा रसादिमति इति उक्तम, इसलिए वो जो सा पृथ्वी स्त्रीलिंग में, वो जो पृथ्वी है रसादिमति, रस आदि वाली है, अर्थात रस वाली है, गंध वाली तो है ही है, रस वाली है, रूप वाली है, स्पर्श वाली भी है। तो पृथ्वी में रूप गुण भी है, लेकिन पृथ्वी का मुख्य गुण नहीं है। पृथ्वी का मुख्य गुण गंध है, पर उसमें रूप गुण है, क्योंकि रूप गुण मुख्य रूप से किसका है? अग्नि का है, तो अग्नि से उधार ले लिया पृथ्वी। लेकिन याद रखना, पृथ्वी बिना रूप गुण के नहीं रह सकती है, पृथ्वी बिना रस गुण के नहीं रह सकती है, पृथ्वी बिना स्पर्श गुण के नहीं रह सकती है, कभी नहीं रह सकती है, भले उधार ले रखा हो उसने किसी से, लेकिन उनके बिना नहीं रह सकती है। और उन गुणों के बिना पृथ्वी को गंध वाली समझ नहीं पाएंगे, यही बताया था यहाँ पर। इसलिए पृथ्वी के लक्षण में ये 4 गुणों को स्थापित किया है, क्योंकि इन गुणों के बिना वो रह नहीं सकती है। और कभी भी पृथ्वी को अगर आप देखेंगे, पृथ्वी वैसे नहीं देख सकते, समाधि से आप देखेंगे, लेकिन मान ले जो दिखाई देने वाली पृथ्वी को भी देखो, जो दिखाई दे रही है, ये जो पृथ्वी है इसमें 4 गुण आपको मिलेंगे। तत्र प्रत्यक्षे रूप गुणस्य प्राधान्यात् प्रथमम रूपम तल्लक्षणे निर्दिष्टम। अब सूत्र की चर्चा, एक तुक लगा रहे हैं भाष्यकार अपनी ओर से। तो सूत्र को आप देखेंगे, सबसे पहले रूप को लिखा है, उसके बाद रस को लिखा है, उसके बाद गंध को लिखा है, उसके बाद स्पर्श को लिखा है। तो सूत्र में रूप जो पहले लिखा है, रूप को ही क्यों रखा है पहले? इसके लिए तो व्याकरण को विस्तार से समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ की दृष्टि से भी मैं बोलूँ तो रूप को क्यों लिखा पहले, रस को क्यों नहीं लिख सकते? तो कह रहे हैं तत्र का मतलब इस सूत्र में प्रत्यक्षे रूप गुणस्य प्राधान्यात्, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है तो उसमें रूप गुण की सर्वाधिक मुख्यता रहती है। जो भी आप प्रत्यक्ष करते किसी वस्तु का, तो उसमें रूप गुण की प्रधानता होती है। इसलिए जिसकी प्रधानता है उसको पहले रखा है सूत्र में, सबसे पहले रस को, सबसे पहले रूप को। कह रहे हैं तत्र प्रत्यक्ष रूप गुण से प्रधानत्यात्, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की मुख्यता होने से प्रथमम रूपम तल लक्षणे निर्दिष्टम, तो पृथ्वी के लक्षण में सबसे पहले रूप को रखा है। पुनः उसके बाद में तद अपेक्षया न्यून वृत्तकः, उस रूप गुण की अपेक्षा से न्यून वृत्ति का, अर्थात उससे कम सामर्थ्य वाला होने से, और अन्य अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा से अधिक सामर्थ्य वाला होने से दूसरे स्थान पे रस को रखा है। प्रत्यक्ष करने में पहले रूप गुण की मुख्यता है, फिर उसके बाद रस गुण को बताया उन्होंने। वैसे तो गंध को भी देख सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई रूप को देखा, बड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ जी अभी अभी आने शुरू हो गए जी आम, वैसे तो 12 महीने चलते आम, लेकिन सीजन के जो आम हैं आ तो रहे हैं, पर उतना वो क्वालिटी नहीं है। फिर भी हाँ पका हुआ तो दिख रहा है आम, बहुत अच्छा लग रहा है। रूप पहले देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? गंध को सूंघोगे, इसकी अच्छी गंध आ रही है क्या? गंध से भी पता लगता है ना आम कैसा है। जब खाओगे तब रस को चेक करके समझोगे कि कैसा रस है इसका। पर इन्होंने लिखा है कि
दूसरे स्थान पर रस को रखा है। अन्य गुणों की अपेक्षा से, मतलब रूप गुण की अपेक्षा से कम सामर्थ्य वाला है, और गंधादि गंध स्पर्श की अपेक्षा से ये अधिक सामर्थ्य वाला है रस, इसलिए दूसरे स्थान पे रस को रखा है। अब दूसरे स्थान पे रस, आम के लिए तो आपको मैंने गंध को पहले देखते हैं बताया, लेकिन जो और चीज़ों में भी रस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, रूप के बाद रस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं व्यवहार में। कहीं कहीं गंध को देते हैं, बाकी अधिकांश स्थानों में रस को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए दूसरे स्थान पे रस को रखा है। और रस के बाद में तो अब जो बचा है गंधी है, गंध को उसके बाद रखा है। और स्पर्श तो है सबसे अंत में, इसलिए रखा है क्योंकि स्पर्श का नंबर सबसे अंत में ही आता है, इसलिए कह रहे हैं पुनः स्पर्शः स्पर्शस्य अप्रत्यक्षत्वात्। वैसे भी स्पर्श जो है, स्पर्श का प्रत्यक्ष नहीं होता है आंखों से। सर्वपश्चात तस्य उपादानम, इसलिए उस स्पर्श को सबसे अंत में रखा है। ये अपनी ओर से ये बातें हो रही है। आप में से पूछ सकते क्या गंध का प्रत्यक्ष थोड़ा होता है आंखों से, रस का प्रत्यक्ष थोड़ा होता है आंखों से, फिर स्पर्श के लिए क्यों लिखा? अब कुछ तो लिखना पड़ेगा सबसे अंत में रखने के लिए, कुछ तो, अब तुक लगा रहे तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। रूप आ गया उसका बता दिया, रस आया उसका बताया, उसके बाद गंध आया उसको बता दिया, अब बचा तो स्पर्श है तो उसको अंत में रखना ही होगा। ये अप्रत्यक्षत्वाद ना भी लिखे तो भी चल सकता है, इसलिए स्पर्श को सबसे अंत में लिख दिया है। अब कहते हैं रूप जो है पृथ्वी का कैसा रूप होता है जी? वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन कृष्ण पीत रक्तादि रूपम पृथिव्याम। कृष्ण काला, पीता पीला, रक्त लाल, और आदि से बाकी जितने भी रूप हो सकते पृथ्वी के, तो अनेक रूप हैं। ऐसे स्वरूपों वाली पृथ्वी है, अर्थात ऐसे रूप पृथ्वी में होते हैं। और रस कैसे होते हैं? तो कहा कटु कषायादि रसई रसवती पृथ्वी। ये 6 रस है जी, कटु, कषाय और आदि से बाकी रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं। तो ये 6 रसों वाली पृथ्वी है। गंधो भी द्विविधा, गंध भी 2 प्रकार की है पृथ्वी में। गंधो भी विविधा, वैसे तो विविध प्रकार के गंध है, लेकिन परंतु विविध प्रकार के गंधों में बहुत प्रकार बताने की जरूरत नहीं है। उन बहुत प्रकार की गंधों में 2 भेद कर दो, सुरभि असुरभिश्चा। सुरभि कहते हैं सुगंध को और असुरभि कहते हैं दुर्गंध को। ये मुख्य 2 प्रकार की गंधे हैं, मतलब अच्छा गंध या ना पसंद आने वाली गंध। यानी दूसरे शब्दों में बोलूं, सुगंध और दुर्गंध, ऐसे 2 प्रकार की गंध है। भेदद्वयम मुख्यम, गंध के गंधस्य भेदद्वयम मुख्यम, गंध के ये 2 भेद मुख्य रूप से हैं। स्पर्शस्तु अनुष्ण शीतः, और पृथ्वी का जो स्पर्श है वो अनुष्ण अशीत कहते हैं। ना तो ठंडा है पृथ्वी का स्पर्श, न गर्म है। जो ठंडा भी नहीं है, जो गर्म भी नहीं है, उसको अनुष्ण अशीत कहते हैं। वो तो पृथ्वी में जो शीत ठंडा जो दिखता है या जिसको, वो तो दूसरे के कारण से, यानी पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो आपको ठंडा स्पर्श होगा, और अग्नि की मात्रा अधिक हो जाए तो गर्म स्पर्श आएगा, वो दूसरों के कारण से। लेकिन स्वतंत्र रूप से पृथ्वी का स्पर्श देखेंगे तो वो अनुष्ण अशीत, अर्थात न गर्म है न ठंडा है, ऐसा स्पर्श है उसका। तथा और भी कुछ स्पर्श है पृथ्वी में, जैसे कर्कशादया, मतलब कठोर है, खुरदरा है, कोमल है, इस तरह का अनेक स्पर्श है पृथ्वी में। सूक्ष्म द्रव्यानाम तत्र समावेशात् तद गुणे गुणवत्वात्। सूक्ष्म द्रव्य पृथ्वी के अंदर समावेश होने के कारण से, अर्थात पृथ्वी में जल तत्व भी घुस जाता है, अग्नि तत्व भी घुस जाता है, वायु तत्व भी घुस जाता है, तो सूक्ष्म तत्वों का समावेश पृथ्वी में होने के कारण से
गुणवत्वात्, उन द्रव्यों के गुणों से भी ये पृथ्वी युक्त हो जाता है। रूपादिमति पृथ्वी लक्ष्यते, इसलिए रूप, रस, गंध, स्पर्श इन सभी गुणों वाली पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। न अन्य गुणा संख्यादयो लक्षणे विद्यन्ते, बाकी जो अन्य गुण हैं, जैसा कि अभी पीछे सामान्य गुण पढ़े, संख्या है, परिमाण है, वो बताने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड गुण है। सामान्य गुण अपने आप गृहीत हो जाते हैं। विशेष गुणों को बताना है मुख्य, क्योंकि परिभाषा में विशेष गुण बताए जाते हैं, सामान्य गुण नहीं बताए जाते। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। ये पहला सूत्र पूरा हो गया जी। आपको अब किसी कुछ पूछना हो जो यहाँ पर भाष्य में आपने पढ़ा है, इसमें कोई बात समझ में नहीं आती हो तो पूछ सकते हैं। युधिष्ठिर जी। जो गंधक गुण है दो है, सुगंध और दुर्गंध जी। इसके अलावा और गुण है, सीमित है कि असीमित है, जो आपने बोला है अभी? नहीं, मतलब ये मुख्य गुण है, क्योंकि सुगंध भी एक ही प्रकार का नहीं होता, सुगंध तो अनेक प्रकार का होता है, दुर्गंध भी अनेक प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो भेद कर लो और इसका विस्तार करो तो कितने भी हो जाएंगे जी। अनगिनत है। हाँ, अनगिनत है जी स्वामी जी, धन्यवाद। ऋषिदेव जी को क्या कहना है? ओम स्वामी नमस्ते जी। तो ये जो ये पृथ्वी का जो 6 गुण है, ये कटु, तिक्त आदि, थोड़ा ऐसा है कि रस 6 रस है पृथ्वी के अंदर, 6 प्रकार के रस है। मधुर रस भी है पृथ्वी के अंदर, और अम्ल रस भी है पृथ्वी के अंदर। ऐसे ही मधुर, अम्ल, लवण भी है। मधुर भी है, लवण भी। मधुर, लवण, कटु कहते तीखा, कटु, और तिक्त कहते हैं कड़वा। हिंदी में अलग कटु का मतलब कड़वा बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में कटु का मतलब तीखा होता है। और कटु, उसके बाद तिक्त। हिंदी में तिक्त का मतलब तीखा होता है और संस्कृत में तिक्त का मतलब कड़वा होता है। और कषाय, कशेलापन, ये 6 रस होते हैं पृथ्वी के अंदर। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो आ गया? अच्छा, सबको आ गया, बड़ा आसान हो गया जी। सबको आ गया कि 6 रस पृथ्वी में कैसे होते हैं। मैं किसी से पूछूं कैसे होते हैं जी, राजगोपाल जी, पृथ्वी में 6 रस कैसे होते हैं? स्वामी जी कैसे होते हैं नहीं आता है, कौन कौन 6 रस है ये आ गया, उसको विचार करेंगे। अच्छा, फिर समझ में क्या है? अधूरा समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब मैंने बताया पृथ्वी में 6 रस होते हैं, आपने मान लिया, तो आपको जहाँ पूछना चाहिए वहाँ तो पूछते नहीं आप लोग, और जहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पूछते रहते हैं। हाँ जी, कहानी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। जो आपने प्रश्न किया था उसका था कि 6 रस पृथ्वी में कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में कह रही थी कि कटु, कषाय, मधुर, अम्ल, तक्त, लवण। हाँ, लवण 6 हो गए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हाँ जी। हाँ जी। सरस्वती जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श जो सीक्वेंस है, रूप को पहला रख दिए हैं, वो स्थूलता के कारण ऐसा रखे हैं क्या पहला? अभी सूक्ष्म रस है नहीं, मतलब रस से रूप थोड़ा स्थूल रहता है, इसलिए रस रूप को पहला रख दिए हैं, और रस गंध से स्थूल होता है। नहीं, आप अपने ढंग से मत समझे। इन्होंने जैसा बताया वैसा आपको नहीं समझ में आया क्या? नहीं, वो तो समझ में आया, मतलब मेरा एक ऐसा लगा कि शायद ये स्थूलता के कारण भी रस को, रूप को पहला रखा है ऐसा। नहीं, रूप क्या स्थूलता? किसकी स्थूलता है? रूप की स्थूलता किस प्रकार, किस आधार? वो तो सूक्ष्म है। मतलब रूप नहीं, इंद्रियों से हम देख सकते हैं। तो यही तो बताया था ना यहाँ पर इन्होंने। फिर आप क्या, अगर जो इन्होंने बताया वही आप कह रहे तो फिर कहने की जरूरत नहीं है।
अगर इनसे अलग कहना हो तो कह सकते हो। जी जी, हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, हमने तो पढ़े ही 6 रस हैं, 6 ही रस पढ़े हैं, तो 6 ही रस होते होंगे, ये ही सुना है हमने तो। नहीं, होते होंगे क्यों बोल रहे हैं? अभी कोई संशय है क्या? होते 6 रस है तो 6 रस है बताया, अभी फिर उसमें होंगे क्यों बोल रहे? हाँ जी जी हाँ जी, रघुवीर जी को क्या कहना है? ओम प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये तो 6 तो रस है, तो वो कैसा होगा थोड़ा सा बताए तो ठीक रहेगा ना स्वामी जी। अच्छा, देखिएगा, आंवला खाते हैं आप? जी। तो आंवले में कौन सा रस है? ऐसे ऐसे, यानी आंवला भी पृथ्वी तत्व ही कहला। आंवला भी, जितने भी आप खाते पीते हैं, जिन जिनों में, जिन जिन पदार्थों में रस लेते हो, ये 6 रस, वो सब पृथ्वी तत्व के ही हैं। जी स्वामी जी। ठीक है ना? यूँ कोई मतलब पृथ्वी में होता, कोई सोचे कि मिट्टी को मुंह में रख ले, अरे इसका रस तो ऐसा है, और इतने रस बताए, इसका तो अलग रस आ रहा है। मिट्टी से आपको नहीं पता लगेगा। पृथ्वी के रस का मतलब है पृथ्वी में जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो सब पृथ्वी तत्व ही कहलाएगा। तो पृथ्वी तत्व के अंदर ये 6 रस मिलेंगे, आप इस रूप में मिलेंगे। केवल कोई मिट्टी को सामने रख करके देगा, रूप तो दिखाई दे रहा, उसको चख दो तो षड रस तो दिख नहीं रहे हैं आपको नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा स्थूल रूप में। हाँ, आप वैद्य विष्णु जी की तरह बन जाओ, फिर आप कोई उनके पास ले जाओ, फिर वो ठक ठक बता देंगे इसमें ये रस है, ये रस है, ये रस है, ऐसा। समय पूरा हो गया है आपका, अभी प्रश्नों को यहीं पर रोकता हूँ मैं, बाकी कल पूछ लीजिएगा। तो आप लोग आवृत्ति करके श्रवण करने के बाद मनन करना होता है। वो मनन में आपको स्वयं को विस्तार करना होता है। हर विस्तार मेरे से करवाओगे तो फिर आप मनन ही नहीं, इसीलिए तो समस्या, आप लोग मनन नहीं करते हैं। हर बात मेरे से जानने की चेष्टा करते हैं, आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। एक बात बोल करके समाप्त करता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है, कि अध्यापक केवल संकेतक होता है, अध्यापक केवल संकेत करता है, करना धरना सब विद्यार्थी को होता है। और आपने उसको उल्टा कर दिया, करना धरना मेरे ऊपर रख दिया और आप संकेतक बनना चाहते हैं। ऐसा मत करिएगा, ठीक है जी? मेहनत करिएगा, थोड़ा मनन करिएगा। ओम। और एक बात आप सबसे कहनी है कि मैंने ग्रुप में एक पोस्ट किया है, 2024 1 अप्रैल से लेकर के 2025 31 मार्च तक आप लोगों ने जो सहयोग जितना भी भेजा है, उसमें भर करके वो पेपर मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, शीघ्रता से शीघ्र। आपको 5 मिनट लगते हैं, आपको 5 मिनट, अगर आपने ठान लिया है तो आपको 5, मान लो 10, मान लो 15 मिनट, कोई कम जानकार हो तो उसको 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा। तो 15 मिनट में होने वाले काम को आप महीने मत लगाइएगा, दिनों दिन मत लगाए, तुरंत भेज दीजिएगा। जैसे मैंने भेजा, भेजते ही तुरंत भेजने वाले 2 4 5 आप में से हैं जो तुरंत भेज दिया। ऐसे आप लोग जल्दी से जल्दी आप भेजेंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, ताकि मैं आसानी से ऑडिट करवा सकूं इसको। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।